मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास का नाम तो ऐसे ही बदनाम होता है। मोहित ने घर आकर अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने किटी पार्टी से लौटी अपनी पत्नी के एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में लेकर आई हो। मोहित ने रेखा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे माता मम्मी पापा से अपने माता पिता की तरह सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ पापा की हालत नौकरों से भी ज्यादा बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। वह अपनी बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं। समझी तुम? अपना सामान बांधो और चलते बनो यहाँ से। मोहित ने तमक कर कहा। मोहित अपने माता पिता के हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और वो दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था, तो वर्मा जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन वर्मा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे पैसे जमा कर पाते। उन्होंने अपने बेटे मोहित को फोन किया। हेलो बेटा मोहित, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। यह सब सुनकर मोहित एकदम सन्न रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे और कब आया पापा? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो। बस डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए मांगे हैं। मोहित नम आंखें से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रही हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ। नहीं पापा, आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करें। मैं अभी पहुँच रहा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मोहित हड़बड़ाकर अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो मोहित, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहां जाना है। 5 स्टार में पार्टी रखी है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और मोहित तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां लगी रहती हैं। रेखा मोहित के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। मोहित ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लगी है। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता। समझी तुम? मोहित ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वर्मा जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो, तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। पापा मैं आ गया हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मोहित ने अपने पिता के आंसू पोंछे, उन्हें एक चेयर पर बिठा दिया। मोहित अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मोहित जाकर सबसे बड़े डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मोहित को दिलासा दिया। मोहित जी आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माता जी को बचाने की। और डॉक्टर विमला जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में विमला जी पूरी तरह ठीक हो गई थी। मोहित अपनी माँ को लेकर अस्पताल से पापा के घर आ गया और कुछ दिन मोहित ने वहीं रहकर उनकी सेवा की। लेकिन काम की वजह से उस पर फोन आ रहे थे। तो वर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ उसके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करें अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। मोहित ने तब तो हाँ में से हिला दिया। अगले दिन मोहित के हाथ में 2 बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा इसमें क्या है?
कोई साग सब्जी लेकर जा रही हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है। आप दोनों मेरे साथ शहर चल रहे हैं। शहर? नहीं बेटा, हम यही सही हैं। बस तुम हमसे मिलते रहना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते हो बेटा कि बहू हमें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। वर्मा जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा, पर आप दोनों को मैं अब अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतना जिद करने पर विमला जी और वर्मा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख रेखा तो का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। विमला जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़े ही नहीं थे तो मोहित मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा, यह घर आपका ही है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ रहिए। और मोहित ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर विमला जी और वर्मा जी और भी भावुक हो गए। पापा, मैंने जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा लिया था। बेटी का प्यार देखकर दोनों ने मोहित को गले से लगा लिया। पापा, अब आप दोनों यहाँ पर आराम से रहिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही वह बाहर आया, रेखा मोहित का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गवार बुढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? रेखा, जुबान संभाल कर बोलो, वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल करने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहित ने अपनी मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। मोहित के मम्मी पापा मोहित के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती। एक दिन मोहित को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। मोहित ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे जाने के बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोहित बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ, विमला जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। और मोहित मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही रेखा हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती। यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते कि शहर में कितनी महंगाई है। इनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं। पूरे घर को दवाई खाना बना कर रखा है। अरे मेरे मायके में तो इन दिनों को कोई भी नौकर ना रखे, गवार कहीं के। ना पहनने की तमीज है, ना खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते। बहू ने घर के नौकर को उनके बेटे के जाते ही उसकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह वर्मा जी को काम पर लगा दिया। रेखा दनदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गई मेहमानबाजी, अब चलिए पापा जी, थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में आपके हाथ पैर जाम हो गए तो आपको ही तकलीफ होगी। रेखा तमक कर बोली, मम्मी जी आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटाइए। बेटा, तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर विमला से यह सब नहीं होगा। हाँ, आप दोनों तो यह मुफ्त की रोटी तोड़ने क्यों ही पड़े हो? बस काम करने को कह दो तो बहाना बनाने लगते हैं। रेखा मन ही मन कुछ बुदाते हुए बोली, यह पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ, सब्जी लाकर रसोई में धो कर रख देना। वर्मा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्हें रसोई में रख दी। बेटा, मैंने सब्जी रसोई में जाकर रख दी है। सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सुन्न हो गए। 2 कप चाय बना दो। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रही हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया। यहाँ रहेंगे तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। जाइए, खुद बना लीजिए। बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। वर्मा जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। यह देखकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी।
अरे विमला, तुम चाय पियो और यह सब भूल जाओ। हमारा बेटा हमारे साथ है, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विमला जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया, तो वर्मा जी ने खुद ही खाना बनाया और विमला जी को भी खिलाया। विमला जी से अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे में से बाहर आई तो अकड़ कर बोली, यह क्या है? आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है। पूरी रसोई फैला कर रखी है। गवार कहीं के। मुझे पूरी रसोई अब साफ करनी चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। वर्मा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कहकर बहू वहां से चली गई। बेचारे वर्मा जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ किए। कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था, तो शाम को वही खाकर सो गए थे। बेटा माँ बाप का हाल चाल पूछने के लिए रोज सुबह शाम फोन करता, मगर वर्मा जी और विमला जी ने अपने बेटे बहू से कुछ भी नहीं कर शिकायत नहीं करते। अगली सुबह 200 रुपए सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। वर्मा जी चुपचाप थैला लेकर चल दिए। सब्जी वाले ने वर्मा जी का थैला पकड़ लिया। अच्छा भाई, एक काम करो, एक कागज पर सारा हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी, कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिया। वर्मा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी का दाम और वजन पेपर पर लिखा है, तो बहू को कोई शक भी नहीं होगा। बेचारे बाबूजी की इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत खराब हो गई थी। रास्ते में उन्हें एक कप चाय की दुकान दिखी, तो वहां रुककर उन्होंने 10 रुपए की चाय पी ली थी। थोड़ी देर पास चल रही आग पर अपने हाथ पैर सेके और बेचारे फिर चल दिए। सब्जी का थैला लेकर ठंड इतनी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रही हूँ। जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुंचकर रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सोकर भी नहीं उठी थी। शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे पता था, चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। बाबूजी, सब्जी में से 10 रुपए बचे थे, वह कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज उससे बिना इजाजत नहीं लेनी चाहिए। कहाँ हैं बाकी के पैसे? बाबूजी संकोचते हुए बोले, बहुत ठंड लग रही थी, रास्ते में तो मैंने 10 रुपए की चाय पी ली। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते थे? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गई है और हमारी ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गईं, पर बेटे के खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब खुद ही बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने उसके घर आई। तब बाबूजी विमला जी के लिए दलिया बना रहे थे। अरे रीना, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने। रेखा ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहां चलकर बात करनी है। रेखा रीना का हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई, ताकि बाबूजी पर उसकी नजर न पड़े। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि बाबूजी वहां पहुंच गए। बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से, रेखा बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। रीना ने रेखा से पूछा, कौन है यह इतने बुजुर्ग? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नया नौकर है यार, अभी नया नया लगा है ना, तो इससे कुछ पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गईं। पीछे से बहू ने आवाज दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफी लेकर आ जाओ जल्दी।
बाबूजी ने अपने आंसू पोंछे और कॉफी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और चुपचाप वहां से वापस आ गए और अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। क्या हुआ जी? बहू किस पर चिल्ला रही थी। अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहुत चिल्लाते हुए आई, अगर कॉफी बनानी नहीं आती तो बता नहीं सकते थे क्या? मेरा सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? विमला जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप चुप रहिए, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कहकर बहू अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर विमला जी रोने लगी। अरे विमला, तुम बात बात पर मत रोया करो। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? तुम ही तो कहती थी कि आदमी के हाथ पैर चलते रहना चाहिए, वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती हैं। बाबूजी ने विमला जी के आंसू पोंछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर में मम्मी पापा, कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में मोहित दौड़ कर गया। माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ कैसी हो और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देख विमला जी की आंखें भर आईं। माँ देखो तो मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया शॉल, नई जर्सी। और बाबूजी कहाँ हैं? मैं कब से पूछ रहा हूँ, वह कहीं दिख ही नहीं रहे। विमला जी ने रोते रोते अपने बेटे को सब बता दिया। यह सब सुनकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। यह देख मोहित की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में रेखा भी घर पहुंच गई और मोहित को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे मोहित, तुमने तो बोला था कि 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? रेखा जैसे ही मोहित के पास आने लगी, मोहित ने एक जोरदार तमाचा रेखा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे देवता समान माँ पापा के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई थी। मोहित ने रेखा के ऊपर लगभग चिल्लाते हुए कहा। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की ऐसी हालत कर दी, नौकरों से भी बदतर हालत कर दी तुमने। उनसे तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाती हैं, तुम्हारी बाप की नहीं, समझी तुम? और अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। मोहित ने रेखा के ऊपर गुस्सा कर कहा, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रेखा रोते हुए मोहित के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मोहित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? हाँ प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जन्मदाता, अपने माता पिता का अपमान सहकर तुम्हारे लिए उनको अकेला छोड़ दूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसी औरतें ही हंसते खेलते परिवार को भी खेल कर रख देती हैं। देखो, मेरी मम्मी पापा को अभी भी वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे, और तुमने मेरे मम्मी पापा की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। अरे मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर। इतना कहकर मोहित अपने मम्मी पापा के गैरों पैरों में बैठकर माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। रेखा भी विमला जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। विमला जी बोली,
बेटा माफ कर दिया। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन मोहित ने उनकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। विमला जी ने मोहित को रोकना चाहा, लेकिन नहीं पापा, आप जैसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज रेखा को माफ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं, उनको सबक कैसे मिलेगा।